मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 रोजनामचा सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 से 4 वीडियो भेजे हैं। सबसे पहले रोजनामचा का अर्थ और उसका नमूना, उसके बाद मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 करवाया था, और उसके बाद हमारी एक ऑनलाइन लेक्चर क्लास हुई थी जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया था, और उससे ही संबंधित वीडियो मैंने आपको कल यानी सोमवार के दिन भेजा था। आज हम लोग स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 5 को करेंगे। तो पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश करूंगा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि कुछ सैद्धांतिक पद, कुछ खाते के नाम जो फिक्स होते हैं कि वो उधार ही होगा और जमा ही होगा, उसका रोज मैं नोट लिखूंगा 2 या 4 खातों का, उसके आधार पर ही पूरा सवाल होगा और उसे हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें आसानी से रोजनामचा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले आपकी किताब में कि क्वेश्चन नंबर 5 में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से सब में लिखा हुआ है कि कौन से व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं छठे में पूंजी और आहरण के व्यवहार, 7वें में लिखा हुआ है लोन और ब्याज के व्यवहार, 8वें में लिखा हुआ है बैंक के व्यवहार, 9वें में लिखा हुआ है माल के व्यवहार, 10वां में लिखा हुआ है संपत्ति का व्यवहार, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है उपज खर्च के व्यवहार, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा, डूबत ऋण के व्यवहार, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है सभी प्रकार के व्यवहार। तो पहले शुरुआत में अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग आज सवाल करने वाले हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में फिलहाल कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम पहले की तरह ही 2 टॉपिक कम से कम ध्यान में लेंगे कि अगर खरीदी किया होगा तो खरीदी हमेशा क्या होगा, उधार, और अगर बिक्री होगा तो बिक्री क्या होगा, जमा। दोस्तों, इसके अलावा एक खास बात, ये तो आप सीख चुके हो पहले से, लेकिन इसके अलावा एक खास बात कि किसी भी अन्य रीत से माल की जावक होगी, जैसे आग से गया माल, चोरी से गया माल, दुर्घटना से गया माल, दान में दिया हुआ माल, किसी भी प्रकार से अन्य रीत से माल की जावक यानी बिक्री के अलावा किसी और तरह से माल जाएगा तो उस संयोग में भी हम खरीद खाता जमा करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, सर आपने कहा था खरीदी हमेशा उधार होता है। खरीदी तो हमेशा उधार होता ही है। पहले अगर आग से कोई माल जल जाता था तो उसके लिए रोजनामचा आता था आग से नुकसान खाता उधार, आग से गए माल खाते का। चोरी से है तो चोरी से नुकसान खाता उधार, चोरी से गए माल खाते का। दान में दिया तो दान खर्च खाता उधार, दान से गए माल खाते का। लेकिन एक नए नियम के अनुसार अब जितने भी प्रकार से माल जाएगा सबके बदले आपको खरीद खाता ही लिखना है। इसके लिए आप पेज नंबर 60 पर देख सकते हैं, उसका नियम लिखा हुआ है 60 और 61 पर। 60 पर लिखा हुआ है और फिर 61 पे एकदम नीचे नोट करके लिखा हुआ है। तो इसलिए अब अन्य किसी तरह से माल जाएगा तो उसे भी हमें खरीदी में कमी, खरीदी माल खरीदते हैं तो खरीदी उधार होता है, लेकिन अगर माल बेचते हैं तो माल में कमी होती है, बिक्री लिखते हैं हम, लेकिन बेचते हैं तो बिक्री लिखते हैं। और किसी अन्य कारण से अगर माल जाता है तो उसे खरीदी में कमी माना जाता है, तो उस समय भी आप खरीद खाता जमा ऐसा आपको लिखना होगा। तो वो एक अपवाद रूप है, उसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5वां आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, निम्नलिखित व्यवहारों पर से प्रांजल की बही में रोजनामचा। तो पहले हम लिख लेंगे प्रांजल के बही में रोजनामचा, ये हेडिंग हो गया हमारा। उसके बाद रोजनामचा का फॉर्मेट, तो आज तारीख नहीं दिया हुआ है तो क्रम, तारीख दिया होता तो तारीख लिखते हम, क्रम दिया हुआ है और अच्छी बात है। उसके बाद विवरण, थोड़ा बड़ा कॉलम विवरण का, फिर खाता पृष्ठ एकदम से छोटा कॉलम ना बराबर, क्योंकि इसमें तो कुछ आने वाला नहीं है लेकिन फॉर्मेट में है इसलिए बनाना है। उधार रकम और जमा रकम। ओके, चलिए अब बारी बारी से व्यवहार पढ़ते हैं। आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से आएगा। पहला है 10,000 रोककर लाकर धंधा शुरू किया।
तो रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार और धंधा शुरू किया तो कौन शुरू करेगा? मालिक। तो क्या कहलाएगा? पूंजी। और पूंजी हमेशा क्या होता है? जमा होता है। अभी मैंने वहाँ नहीं लिखा है कि क्योंकि अगला वाला जो व्यवहार है वो पूंजी और आहरण का व्यवहार है, तो उसमें हम लिखने ही वाले हैं कि पूंजी जमा होता है हमेशा और आहरण हमेशा उधार होता है। तो पूंजी जमा होता है तो क्या लेकर आए हैं? रोकड़ लेकर आए हैं। तो रोकड़ धंधे में आता है और नियम है आपका आय तो उधार। तो रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार और मालिक देने वाला है पूंजी खाते जमा। जैसे ही हम 3-4 सवाल कर लेंगे आपको अच्छी तरह से आने लगेगा। रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते जमा, कितना कितना? तो 10,000 10,000। विवरण लिख देंगे, रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया, रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। कोशिश करेंगे कि एक लाइन में खत्म हो जाए विवरण। दूसरा व्यवहार देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, 5,000 का माल नगद खरीदा। लास्ट में क्या वर्ड है? खरीदा। खरीदा मतलब खरीदी। खरीदी क्या होगा? उधार। कैसे खरीदा है? तो नगद खरीदा है, तो नगद क्या होगा? जमा होगा। तो क्या रोजनामचा बनेगा? खरीद खाते उधार नगद खाते, यानी उसी को आप रोकड़ भी कह सकते हैं, नगद खाते का। कितने का माल खरीदा है? तो ऐसा व्यवहार हम लोग सीख चुके हैं, 5,000 का माल खरीदा है। अब आपको अच्छी तरह से याद गया होगा। विवरण में लिख देंगे माल नगद खरीदा। विवरण लिखना दोस्तों कंपलसरी है। अगर मैं नहीं भी लिखा करूं तो भी आपको विवरण लिखना ही है। कैसे लिखना है? तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपको उसी प्रश्न को दोहरा देना है नीचे। और होमवर्क की जहाँ तक बात फिर से मैं अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ कि अगर मैं हमको अलग से कोई होमवर्क ना दूँ तो इसी सवाल को लिखकर इसका PDF या इमेज मुझे भेजना रहेगा, और होमवर्क दूंगा तो इसे भी, और होमवर्क जो दूंगा उसे भी आपको भेजना रहेगा। उसके बाद तीसरा व्यवहार है, 8,000 का माल 8,000 का माल राजन के पास से साख पर खरीदा। 8,000 का माल राजन के पास से साख पर खरीदा। साख पे मतलब उधार खरीदा। किससे खरीदा? तो राजन से खरीदा। वर्ड क्या है? खरीदा। खरीदा मतलब खरीदी क्या होगा? उधार। तो खरीदी उधार होगा तो दूसरा कौन सा नाम दिखाई दे रहा है उसमें आपको? राजन का। तो राजन क्या होगा? जमा। तो रोजनामचा क्या बनेगा? खरीद खाता उधार, खरीद खाते उधार राजन खाते का। जमा का देखिएगा दोस्तों थोड़ा साइड से आपको लिखना होता है, और उधार का ऊ जो लिखना होता है एकदम लास्ट में। राजन खाते का कितना? तो 8,000 8,000। विवरण में क्या लिखेंगे? राजन से माल खरीदा। उसके बाद चौथा व्यवहार, 2,000 का माल धर्मादा में दिया। धर्मादा का मतलब धर्म के काम में, यानी दान में दिया। तो हमें क्या हुआ? खर्च हुआ। तो धर्मादा खर्च खाता उधार, और पहले जो पुरानी बुक थी, यानी आज से 3 साल पहले जो बुक था, यानी जो हम लोग पढ़ा करते थे, आपसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे 3 साल पहले, वो लिखते थे धर्मादा खाता उधार, धर्मादा से गए माल खाते का। आग से हुआ तो आग से नुकसान खाता उधार, आग से गए माल खाते का। चोरी से गया, चोरी से नुकसान खाता उधार, चोरी से गए माल खाते का। लेकिन नए नियम के अनुसार जो पेज नंबर 60 मैंने बताया आपको, 60 और 61, उस पर जाके आप थोड़ा पढ़िएगा। उस नियम के अनुसार ICAI के कलम 26 के अनुसार या कलम 23 के अनुसार, 23 में भी लिखा हुआ है, उसके अनुसार अब किसी भी प्रकार से माल जाएगा बिक्री के अलावा तो उसे खरीदी में कमी माना जाएगा, क्योंकि आप तो खरीद कर लाए थे तो आपके खरीदी में उतनी कमी मानी जाएगी, इसलिए खरीदी क्या कर दिया जाएगा? जमा कर दिया जाएगा। तो ये वो माल की खरीदी वाला खरीदी नहीं है। तो आपको लगेगा खरीदी तो हमेशा उधार होता था, आज जमा कैसे हुआ? तो किसी अन्य रीत से माल जाएगा तो उसको खरीदी में कमी मानकर, कमी होगा तो ठीक क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। उतना माल गया तो उसे खरीदी में कमी मानकर खरीदी क्या करेंगे? जमा करेंगे। अच्छे से स्पष्टता के लिए आप 60 और 61 नंबर पेज का थोड़ा पढ़ लीजिएगा। धर्मादा खर्च खाता उधार और धर्मादा से गए माल खाते का, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नए नियम के हिसाब से खरीद खाते का लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्या लिखेंगे? माल दान में दिया या माल धर्मादा में दिया। कितने का माल धर्मादा में दिया था हमने? 2,000 का। तो उधार में भी 2,000 और जमा में भी 2,000। अब आगे का व्यवहार पांचवा, तो फिर से कॉलम क्रम
आवरण, खाता पृष्ठ, उधार रकम, जमा रकम। चलो, पांचवा व्यवहार है शिवानी को 3000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया। तो आपको पार्ट 2 में सिखाया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर मिला, निश्चय किया, भेंट में दिया, ये सब व्यवहार होगा तो कैसा व्यवहार कहलाएगा? गैर आर्थिक व्यवहार कहलाएगा। तो आपको पहचानना है, मैंने व्यवहार पहचानने का पार्ट 2 में आपको सिखाया था। जो बच्चे पार्ट 2 में नहीं जुड़े थे उनको भी सिखा दे रहा हूँ कि ऑर्डर दिया, ऑर्डर मिला, निश्चय किया, भेंट में दिया, मुफ्त में मिला, इन सब शब्दों का उपयोग हो तो कौन सा व्यवहार कहलाएगा? गैर आर्थिक व्यवहार या बिना आर्थिक व्यवहार। उसका नामा की बही में कोई लेखा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो डैश डैश कर देना है, पहचान गए हैं इसलिए हमें ऐसे लिख देना है। छठा नंबर, शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया। अभी बोलोगे सर यहाँ भी ऑर्डर लिखा है, ये भी बिना आर्थिक गैर आर्थिक। नहीं, इसमें क्या लिखा है ध्यान से देखिए, शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया। भेज दिया मतलब हमने क्या किया? खरीद लिया। पहले हमने उसको ऑर्डर दिया था तब वो बिना आर्थिक था, लेकिन अब उसने माल भेज दिया है मतलब हमने क्या किया है? खरीद लिया है। और खरीद लिया है तो खरीदी क्या होगा? उधार होगा। और शिवानी कौन है? देने वाली है, तो इसलिए वो क्या होगी? जमा होगी। तो खरीद खाते उधार शिवानी खाते का। अब कितने का माल भेज दिया? जितने का ऊपर हमने ऑर्डर दिया होगा, तो ऑर्डर हमने कितने का दिया था? तो ऊपर आप देख सकते हैं व्यवहार नंबर 5 में कि हमने 3000 का ऑर्डर दिया था, तो 3000 ही आएगा। क्या लिखेंगे? शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया, तो माल भेज दिया। जगह नहीं है तो इसलिए लिख दिया शिवानी ने माल भेज दिया। शिवानी ने भेज दिया मतलब हमने क्या किया? खरीद लिया। सातवां व्यवहार और आखिरी व्यवहार, 2500 जीवन बीमा प्रीमियम के भरे। मैंने कहा था आपको चुकाए, भरे, दिया, ये सब लिखा होगा तो क्या कहलाएगा? तो वो खर्च कहलाएगा। और उसके बदले में कुछ नहीं लिखा है मतलब रोक कर जाता है, नहीं रोक कर जमा होगा। लेकिन दोस्तों जीवन बीमा प्रीमियम, सिर्फ बीमा प्रीमियम लिखा होता तो हम लिखते बीमा प्रीमियम खाता उधार रोकड़ खाते का। फिर आपको लग रहा होगा तभी जीवन बीमा प्रीमियम लिखा है, तो सर आप जीवन बीमा प्रीमियम खाता उधार रोकड़ खाते का ऐसा लिख दीजिए। नहीं, जीवन बीमा प्रीमियम यानी हमारे खुद के जीवन का, तो वो हमारा कौन सा खर्च कहलाएगा? निजी खर्च कहलाएगा। और आपको पाठ 1 में सिखाया है कि मालिक का कोई भी निजी खर्च क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। मालिक का कोई भी निजी खर्च क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है, इसलिए वो आहरण कहलाएगा। अगर हम जीवन बीमा प्रीमियम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसका आहरण नाम देना है। तो आहरण खाते उधार, आहरण नाम क्यों दिया है? क्योंकि जीवन बीमा प्रीमियम किसी व्यक्ति का निजी खर्च होता है, यानी मालिक का निजी खर्च है, और निजी खर्च क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा। आहरण खाता उधार रोकड़ खाते का कितना है? तो 2500। विवरण में लिख देंगे कि जीवन बीमा प्रीमियम के चुकाए। और उसके बाद लास्ट में हम 2 लाइन खींचकर कुल योग कर देंगे। प्रश्न खत्म हो गया तो कुल योग कर देंगे। किसी भी एक पक्ष का योग करेंगे तो दोनों पक्ष का उतना ही आएगा, तो करके देख लेते हैं। 10 5 15,000 और 8,000 23 और 2 25,000, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30,500, 30,500। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 या कोई दूसरा प्रश्न देखेंगे। थैंक यू सो मच।